अस्सलाम वालेकुम। HCI के आज के लेक्चर में हम फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करेंगे। फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं कि एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं, यानी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया जाता है फेस टू फेस विद द टेस्ट यूजर्स। फेस टू फेस विद द टेस्ट यूजर्स, लाइक द इवेलुएटर इज फेस टू फेस विद द टेस्ट यूज़र, और ये एक इन्वेसिव डेटा कलेक्शन होती है अंडर द फुल्ली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। और जो है क्वालिटेटिव, प्योरली क्वांटिटेटिव डाटा जो सा है उसको जो है वो मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है इस इवेल्युएशन मैकेनिज्म के अंदर, और उस क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई किया जाता है और कंक्लूजन्स को फाइंड आउट किया जाता है। मेनली फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स का जो बेनिफिट है वो ये है कि आप, वैसे तो आप एक यूज़र इंटरफेस के ऊपर भी या एक एप्लीकेशन प्रोटोटाइप के ऊपर भी फॉर्मल एक्सपेरिमेंट की इवैल्यूएशन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं, मगर इसका जो प्राइमरी बेनिफिट है वो ये है कि आप एप्लीकेशन की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो उसकी बेनिफिट्स हैं उनको दो एप्लीकेशन के या दो एप्लीकेशन प्रोटोटाइप के दरमियान में जो है उसको मेजर कर सकें और ये बता सकें कि सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली कौन सी एप्लीकेशन जो सी है इन फिगर्स बेहतर है। लाइक एक्यूरेसी किसकी बेहतर है, रेटिंग किसकी बेहतर है, एफिशिएंसी किसको इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छी आती है। इस तरह के एस्पेक्ट्स को मेजर करने के लिए, कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए फॉर्मल एक्सपेरिमेंट इवैल्यूएशन मैकेनिज्म जो सा है उसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर कहा है, दे आर कंडक्टेड अंडर द कंट्रोल एनवायरनमेंट विद द टेस्ट यूजर्स, और मेजरमेंट एंड कलेक्शन की जाती है क्वांटिटेटिव डेटा की ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव मेजर्स एंड सब्जेक्टिव मेजर्स। ऑब्जेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं, फॉर इंस्टेंस कि परफॉर्मेंस क्या है, सक्सेस कितनी मिली वगैरह वगैरह, और सब्जेक्टिव मेजर्स क्या हैं कि इस एप्लीकेशन की विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो सा है उसकी रेटिंग क्या है, फॉर इंस्टेंस इस एप्लीकेशन की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी हाई है, इस तरह से। और इसकी ओवरऑल ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, एज अ होल जो है वो कलेक्टिवली परफॉर्मेंसेस की क्या है, रादर के किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट के लिहाज से, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के हवाले से परफॉर्मेंस क्या है, ये एक अलहदा चीज़ है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो सी है वो एक अलहदा चीज़ है। समेटिव इवेल्युएशन परफॉर्म की जाती है बेस्ड ऑन दिस क्वांटिटेटिव डेटा परफॉर्म्ड ऑन दी फुल्ली इम्प्लीमेंटेड डिज़ाइन। जो इवेल्युएशन परफॉर्म की जाती है और उससे जो डाटा मिलता है उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल इवेल्युएशन परफॉर्म या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है, फॉलोड बाय मोर और लेस रिगरस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और उसके बाद जो है इसके टू मेजर यूज़ हैं, जो कि बेसिकली यही हैं कि आप इसके थ्रू असेसमेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव मेजर्स की और सब्जेक्टिव मेजर्स की। जैसे कि ये यहाँ पे कह रहा है कि असेसिंग दी एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस ऑफ एन इंटरफेस, जो कि एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस यानी कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, सब्जेक्टिव मेजरमेंट। और दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्टिवली कंपेयरिंग टू ऑल्टरनेटिव इंटरफेस डिज़ाइंस, कि कौन सा जो है वो रिलेटिवली बेहतर है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट और सब्जेक्टिव मेजरमेंट को करने के लिए फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव मेजर्स और सब्जेक्टिव मेजर्स में क्या चीज़ें जो सी हैं वो शामिल होती हैं। यू कैन सर्च अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इन केस यू डू नॉट नो, और यू विल गेट द आइडिया, अदरवाइज वी कैन कवर दैम इन दी QA सेशन। और इसके बाद बारी आती है, ये यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं, फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड बॉटम लाइन डेटा मेजरमेंट्स बट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट यूजर्स फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कभी भी किसी भी डाटा के ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो ये डिपेंड करता है डाटा की डाइवर्सिटी के ऊपर कि आपको कितने सब्जेक्ट्स का, कितने यूजर्स का डेटा चाहिए। यूजुअली वो कह रहा है कि 16 से 20 लोगों का डाटा इज सफिशेंट, बट ऑफन जो डाटा कलेक्ट किया जाता है जिसको सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, जिसकी जो रिजल्ट्स को जो सा है वो सिग्निफिकेंट माना जाता है, उसको वेटेज दी जाती है, वो 50 से 100 तक के यूज़र या फिर इवन मोर यूज़र्स का अगर डाटा आप कलेक्ट करें और उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करें तो उसकी जो रिजल्ट्स आते हैं उसको वेटेज दी जाती है। अब इसने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव मेजर्स बताने हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव मेजर्स जो से हैं वो उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये यहाँ पे मैं इसको
ऑल टुगेदर शो कर रहा हूँ। ऑब्वियसली सिंस दी फॉर्मल एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया जाता है, इट इज़ सपोज टू रिकॉर्ड द क्वांटिटेटिव डेटा। तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव मेजर्स हैं उसके अंदर यहाँ पे बता रहा है कि टाइम टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क, नंबर टू नंबर ऑफ टास्क completed within the given time, so and so forth. For instance, time spent recovering from the error. और इसके अलावा वो कह रहा है कि नंबर ऑफ कमांड्स और फीचर्स यूज्ड, इसके अलावा नंबर ऑफ फीचर। सो इन शॉर्ट, हर एक पर्सपेक्टिव के लिहाज से हर एक स्मॉल पर्सपेक्टिव के लिहाज से उसकी जो फिगर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग जो सी है वो ऑब्जेक्टिव मेजर के अंदर आती है। और अगर आप ओवरऑल की बात करेंगे, जैसे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस हमने दिखा था, तो वो सब्जेक्टिव मेजर के अंदर आती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको सॉरी दिखा भी देता हूँ, यस, कि ये जो हर एक माइन्यूट एस्पेक्ट के लिहाज से जब परफॉर्मेंस मेजर की जाती है तो वो ऑब्जेक्टिव मेजर के अंदर आती है। ओवरऑल जो सी है वो परफॉर्मेंस सब्जेक्टिव मेजर के अंदर आती है, प्लस दी डिफरेंट रेटिंग्स। और ऑब्वियसली रेटिंग्स भी जो सी होती हैं वो ओवरऑल बात होती है कि ओवरऑल ये एप्लीकेशन जो सी कितनी एक्सेप्टेबल है। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। ऑलराइट, उसके बाद इसने यहाँ पे ये कुछ एस्पेक्ट्स बता दी और हम यहाँ से इसके बाद मूव करते हैं सब्जेक्टिव मेजर्स की तरफ, जिसमें ये बता रहा है कि जी कलेक्ट सब्जेक्टिव quantitative data by asking user to give rating and or to express a preference, such as for instance the interface was easy to use or not, कि ease of use जो है इस एप्लीकेशन का जो है वो क्या है। तो यू कैन रेट आउट ऑफ 0 to 6, और ये डिपेंड करता है किसी भी इवेल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर कि आप उसको किस स्केल के ऊपर जो है वो रेट करवाते हैं। और इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी जो है एस्पेक्ट्स बता रहा है। फर्स्ट के बाद ये कह रहा है कि जी ऑफ दी 4 इंटरफेसेस विच वाज योर फेवरेट लाइक फॉर द कंपैरेटिव एनालिसिस। तो ये इस तरह से जो है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें तो ये अब बात करता है वैलिडिटी के हवाले से। वैलिडिटी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्फसाइज ऑन, जिसके हवाले से मुझे लगता है कि शायद रिलेटिवली आपको थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं होगी। नॉलेज है बट इन योर कॉन्शियस माइंड उसकी अवेयरनेस शायद थोड़ी सी कम हो। लेट मी हाईलाइट दैम। ऑलराइट, सबसे पहले हम ये उसको पढ़ लेते हैं। वैलिडिटी इज मेजर्ड बेस्ड ऑन द रेलिवेंस ऑफ डेटा टू इट्स यूजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द रियल सिस्टम इन रियल वर्ल्ड कंडीशन। तो तो जी वैलिडिटी ऑफ द मेजर वैलिडिटी इज मेजर्ड बेस्ड ऑन द रेलिवेंस, नंबर 1 रेलिवेंस ऑफ डेटा टू इट्स यूजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द रियल सिस्टम इन रियल वर्ल्ड कंडीशंस। और इसके अंदर इस डेफिनेशन के अंदर अगर जो चीज़ें नहीं उतरती पूरी, उसके हवाले से 2 एस्पेक्ट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। टेस्टिंग विद द रॉन्ग काइंड ऑफ यूजर्स। फॉर इंस्टेंस आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं और अगर आप ये क्लेम करते हैं कि ये एप्लीकेशन टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छी है और इस एप्लीकेशन की यूजेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द टीनेजर्स बहुत हाई है, वेयर एज इन कंट्रास्ट आप जब इवेल्युएशन परफॉर्म करते हैं तो आप इवेल्युएशन जो सी है वो रादर टीनेजर्स के साथ परफॉर्म करें। आप जो है वो एल्डरली पीपल के साथ जो सा है, एल्डरली एज ग्रुप के लोगों के साथ जो सा है, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जो सा है वो परफॉर्म करते हैं। तो जब आप एक ऐसे लोगों के साथ इवेल्युएशन परफॉर्म कर रहे हैं जिनकी एज जो है वो 50 से 60 साल के करीब है और वो उसके इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट आपको यूजेबिलिटी को इवेलुएट करते हैं और आपके पास एक ओवरऑल रिजल्ट्स आते हैं, तो जो ओवरऑल रिजल्ट्स जो से आएंगे उसके अगेंस्ट आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये जो डेटा, ये जो एक्सेप्ट यूजेबिलिटी की जो हमें अचीव हुई है, ये टीनेजर भी इसको इतना ही एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज टीनेजर की प्रायोरिटी कुछ और होगी और जो एल्डरली पीपल होंगे उनकी जो प्रायोरिटी होगी वो कुछ और होगी। इसी तरह से अगर आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि डॉक्टर्स के लिए भी, डॉक्टर्स भी उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे और पेशेंट्स भी उसको इस्तेमाल करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स उस एप्लीकेशन को जो है वो इवेल्यूएट करवा लेना, या फिर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से उस एप्लीकेशन को इवेल्यूएट करवा लेना और ये कहना कि इस एप्लीकेशन की एक्सेप्टेबिलिटी जो सी है या यूजेबिलिटी जो सी है वो इतनी है इसकी टारगेट ऑडियंस के लिए, तो ये कहना सही नहीं होगा, बिकॉज आपने सिर्फ और सिर्फ या तो डॉक्टर से इवेल्यूएशन करवाई है या फिर सिर्फ और सिर्फ पेशेंट से करवाइए, जबकि इसकी जो टारगेट ऑडियंस है उसमें दोनों जो टाइप ऑफ ऑडियंस है वो आती हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है। अगर ये नहीं है तो आपकी वैलिडेशन जो सी है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि टेस्टिंग द रॉन्ग टास्क। फॉर इंस्टेंस
आप ये करें, जैसे मैंने अभी आपको एक फॉर इंस्टेंस हॉस्पिटल मैनेजमेंट की एप्लीकेशन के हवाले से कहा, और उसको जो है वो डॉक्टर्स भी जो है वो यूज़ करते हैं और पेशेंट्स भी यूज़ करते हैं। आप तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो उस एप्लीकेशन के ऊपर डॉक्टर्स ने परफॉर्म करनी है, और वो तमाम की तमाम मॉड्यूल की एक्टिविटीज़ जो पेशेंट ने भी परफॉर्म करनी है, आप दोनों जो नेचर की एक्टिविटीज़ हैं वो डॉक्टर से भी इवेलुएट करवाएं, और वही दोनों नेचर की एक्टिविटीज़ जो सी हैं वो पेशेंट से भी इवेलुएट करवाएं। तो इस सिनेरियो के अंदर जो डॉक्टर का मॉड्यूल होगा उसकी जो इवेल्युएशन पेशेंट करेगा उसकी कोई वर्थ नहीं है। इसी तरह से जो पेशेंट का मॉड्यूल है उसकी इवेल्युएशन अगर डॉक्टर करेगा तो उसकी इवेल्युएशन की भी जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी भी कोई वर्थ नहीं है। या फिर अगर आप इसको इस तरह से ले लें कि इस तरह से आप इसको एज्यूम कर लें कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको पेशेंट भी इस्तेमाल करेंगे और डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करेंगे, मगर सिर्फ और सिर्फ आप उसकी इवेल्युएशन जो सी है वो स्टाफ से करवा लें, ठीक है। या फिर आप उसकी इवेल्युएशन जो है वो सिर्फ सिर्फ डॉक्टर से करवा लें, और आप उसकी जो है वो पेशेंट से इवेल्युएशन ना करवाएं, तो ये भी रॉन्ग होगा, बिकॉज रॉन्ग सेट ऑफ टास्क जो से हैं वो परफॉर्म करवाए जा रहे हैं जिसका ताल्लुक डॉक्टर से नहीं है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स का वैलिडिटी के दौरान ख्याल रखना चाहिए। और मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा, जिन लोगों के FIPs इस नेचर के हैं जिनके अंदर एक्यूरेसी मेजरमेंट करना या फीडबैक असेसमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या आपके FIP का हिस्सा है, तो इन दो एस्पेक्ट्स का काइंडली ख्याल रखिएगा। बिकॉज सबसे बड़ा जो आपकी रिजल्ट्स के अंदर जो है वो उसको चैलेंज यही किया जाता है कि वो इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर या फिर इन दोनों में से एक एस्पेक्ट के ऊपर पूरे नहीं उतर रहे होते, उनके अंदर ये इश्यूज पाए जा रहे होते हैं। और इसके बाद वैलिडिटी के हवाले से ये कह रहा है कि नॉट इंक्लूडिंग टाइम कॉन्स्टेंट्स एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस, क्यूज ऑफ पीपल वेटिंग इन लाइन, नॉइज लेवल्स इन द वर्किंग एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। तो इसके अलावा जो सा है वो ये कह रहा है कि ये भी एक इशू है कि अगर आप अपनी इवेलुएशन के अंदर डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स को भी उनको एज अ जो है वो फैक्टर्स जो सा है वो कंसिडर ना कर रहे हो। तो फॉर इंस्टेंस जैसे कि मैंने भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हाईलाइट किया था कि एक जो एम्प्लॉय है वो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अपनी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा है तो ही यूज टू फेस many obstacles while interacting with the application. That could be the noise of the environment, जो उसकी surrounding की noise है, obviously जो unwanted जो sound है, चाहे वो लोग बातें कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं जिससे उसको distraction होती है। फॉर इंस्टेंस अगर आपका जो आप उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने कोवर्कर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ को समझने की चाहे कोशिश कर रहे हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉइज। आप जो सा है इसको इवेल्यूशन के अंदर ऑब्वियसली जब एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को मेजर कर रहे होंगे तो ये एस्पेक्ट जो से हैं वो इशू करते हैं। हमने ये चीज़ देखी कि लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने इवेल्यूशन मैकेनिज्म देखा उससे पहले के तमाम इवेल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर हमने इनमें से किसी भी एस्पेक्ट को जो है वो मेजर को अंडर कंसिडरेशन नहीं रखा था। बट लास्ट इवेल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर थिंक अलाउड के बाद जो हमने को डिस्कवरी मैकेनिज्म देखा था उसके अंदर हमने इसमें से सोशल इन्फ्लुएंस को किसी हद तक जो है वो कंसिडर करने की कोशिश की। एक बात। और दूसरी बात यह है कि बाज़ दफ़ा रिसर्च कंडक्ट की जाती हैं जिसके थ्रू ये बताया जाता है कि इनमें से ये जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को कितने परसेंट इफेक्ट करते हैं, इन अ पॉजिटिव मैनर और इन अ नेगेटिव मैनर। तो आप अपने रिजल्ट्स के अंदर ये बता देते हैं कि आपने जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर इवेल्युएशन परफॉर्म की है उसके अंदर इतना जो है प्लस माइनस जो है वो इवेल्युएशन के अंदर इशू आ सकता है अगर इसको रियल टाइम एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किया जाए। बिकॉज रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं नोन एज वेल एज अननोन जिनकी वजह से इशू आ सकता है। तो इन तीन फैक्टर्स को अगर आप मद्देनजर नहीं रखते तो आपकी इवेल्युएशन को 100% जो सा है वो सही नहीं माना जा सकता, उसको उस तरह से वेटेज नहीं दी जा सकती। उसके बाद बारी आती है टेस्टिंग एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस ऑफ वन इंटरफेस। मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स जो से हैं वो दो तरह से परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। एक आप सिंगल यूज़र इंटरफेस जो है उसकी जो है वो फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स के मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए यूजिबिलिटी इंस्पेक्शन करें, और जो इसका और दूसरा ये हो सकता है कि आप दो इंटरफेसेस के ऊपर दो सिमिलर इंटरफेसेस के ऊपर जो है इवेल्यूशन परफॉर्म करें ताकि आप ये फिगर आउट कर सकें कि ऑन क्वांटिटेटिव ग्राउंड्स कौन सी यूज़र इंटरफेस जो सा है वो बेहतर है।
तो ये उसमें से फर्स्ट, और मैंने ये भी उस वक्त आपको कहा था कि दो यूज़र इंटरफेस का कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए ही प्राइमरीली फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जाता है। अब लेकिन ये जो सिंगल इंटरफेस इवैल्यूएशन, उसके हवाले से हम देख लेते हैं कि इट रन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन वेदर द इंटरफेस सेटिस्फाइज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और नॉट। जितनी आपने एक अपने ग्राउंड फैक्ट्स रखे हुए हैं, क्या एटलीस्ट उनको जो है वो ये सेटिस्फाई करता है यूज़र इंटरफेस या फिर नहीं करता। बिकॉज आपके पास कोई कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए कोई योर यूआई नहीं है। आपने हर एक जो है वो गोल को अचीव करने के लिए जो हर एक क्वांटिटेटिव डाटा मेजर किया, उसके लिहाज से आपने सोचा होगा कि अगर इतना जो है वो टाइम लेके या इतना एक्यूरेटली अगर टास्क को परफॉर्म कर दिया जाए, दैट इज़ सेटिस्फैक्ट्री। और इसके हवाले से ये एग्जाम्पल भी कोट कर रहा है, मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक्स 20 एक्सपर्ट यूजर्स टू परफॉर्म टास्क एक्स। तो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए 20 एक्सपर्ट्स जो से हैं वो कितना टाइम लेते हैं, ये जो है वो मेजर किया जाएगा सिंगल इंटरफेस इवेलुएशन के लिए अंडर फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स। और जो रिजल्ट्स आएंगे, एन एक्सपर्ट यूज़र कैन ऑन एवरेज परफॉर्म टास्क एक्स इन 2 मिनट्स 10 सेकेंड्स प्लस माइनस 6 सेकेंड्स। तो ये इन्होंने जो सा है एक मार्जिनल जो बताया, जो कि एरर को जो है ओवरकम करने के लिए कि 2 मिनट 10 सेकेंड तक लग सकते हैं इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, एज एन एग्जाम्पल कोट किया जा रहा है। इसके अलावा कंपेयरिंग टू ऑल्टरनेटिव इंटरफेसेस के हवाले से ये कह रहा है कि जी रन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन वेदर द इंटरफेस इज बेटर अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरियन, कि उसकी जो एफिशिएंसी है, एरर रेट जो सा है, एक इंटरफेस का दूसरे इंटरफेस से बेहतर है या नहीं। Two different ways of designing an experiment, independent measures and repeated measures। तो आप ये जो टू ऑल्टरनेटिव इंटरफेसेस का जो फॉर्मल एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दैट विच इंटरफेस इज़ बेटर, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, इंडिपेंडेंट मेजर्स के थ्रू और रिपीटेड मेजर्स के थ्रू भी किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों क्या हैं और इसका बेनिफिट, इन दोनों में से किसका बेनिफिट क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है। इसमें जो इंडिपेंडेंट मेजर्स हैं, इसके एक्सपेरिमेंट जो है इंडिपेंडेंट मेजर एक्सपेरिमेंट, या फिर जिसको बिटवीन ग्रुप्स भी कहा जाता है, ये बेसिकली किस तरह से किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ कि आप दो इक्वली साइज्ड ग्रुप्स ऑफ टेस्ट यूजर्स लेते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस ग्रुप 1 है जिसके अंदर 10 टेस्ट यूजर्स हैं, और ग्रुप 2 है जिसके अंदर 2 टेस्ट यूजर्स हैं, और आप उनको रेंडमली असाइन करते हैं यूजर्स को टू टू ग्रुप्स। आप आपके पास फॉर इंस्टेंस, मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करना चाहूँ, फॉर इंस्टेंस आपके पास 20 टेस्ट यूजर्स हैं, तो आप उनको रेंडमली जो सा है वो असाइन करते हैं दो ग्रुप्स के अंदर, और हर एक ग्रुप के अंदर आप इसको में 10-10 यूजर्स जो सा हैं वो आप उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। और इसके बाद आप क्या करते हैं, आइडेंटिकल टास्क फॉर बोथ ग्रुप्स जो है वो असाइन किए जाते हैं। ग्रुप 1 यूजेस ओनली सिस्टम 1 एंड ग्रुप 2 ओनली यूजेस सिस्टम 2। यानी कि जो एक ग्रुप है वो जो यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोटोटाइप 1 है उसको इवेलुएट करेगा, और जो ग्रुप 2 है वो एप्लीकेशन प्रोटोटाइप 2 को इवेलुएट करेगा। और आप जो है वो उसकी इवेलुएशन जो सी है के जो रिजल्ट्स हैं उसको देख लेंगे कि फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स के मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए यूजेबिलिटी जो सी है वो कैसी आई है। और इस जो इंडिपेंडेंट मेजरमेंट है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। नंबर 1 जो है कि नो प्रॉब्लम विद द लर्निंग इफेक्ट, बिकॉज यूज़र जो है सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन को इवेलुएट कर रहा होता है, तो उसके लिए यूजेबिलिटी लर्निंग इफेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। कैन नॉट आस्क यूजर्स विच दे प्रेफर्ड, आप कंपैरेटिवली नहीं पूछ सकते। आपने क्वांटिटेटिव जो मेजर्स जो से हैं वो तो रिकॉर्ड कर लिए, जो क्वांटिटेटिव डाटा था वो तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, बट आप ये नहीं पूछ सकते यूज़र से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से कि उसको दोनों में से कौन सी प्रोटोटाइप बेहतर लगी। generally need twice as many users as you require in the other जो measure है जिसको अभी हम देखेंगे। large individual variation in the user skills, because आपका ग्रुप जो
एक ग्रुप के अंदर जो आपके जो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हैं सिंस वो बहुत डबल होते हैं इन कंपेरिजन विद द अदर मेथड जिसको भी हम देखेंगे, तो ऑब्वियसली जो आपकी उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है उसकी भी में भी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद दूसरा जो सा है रिपीटेड मेजर्स एक्सपेरिमेंट जो सा है जिसको विद इन ग्रुप्स भी कहा जाता है। उसके अंदर बेसिकली आप ये करते हैं कि आपके पास 10 लोग ही हैं और वो 10 के 10 लोग जो से हैं वो दोनों एप्लीकेशंस को एक एक करके इवेलुएट करते हैं। आप फॉर इंस्टेंस ये करते हैं कि आपके पास 10 लोग थे, आप 10 लोगों को 5-5 लोगों के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, आपके पास 2 ग्रुप्स आ जाते हैं। आप ग्रुप 1 को कहते हैं कि एप्लीकेशन प्रोटोटाइप 1 को पहले इवेलुएट करें और उसके बाद जो ग्रुप 1 है वो एप्लीकेशन प्रोटोटाइप 2 को इवेलुएट करेगा। वेयर एज आप ग्रुप 2 को ये कहते हैं कि वो एप्लीकेशन प्रोटोटाइप 2 को पहले इवेलुएट करे और फिर वो उसके बाद एप्लीकेशन प्रोटोटाइप 1 को इवेलुएट करेगा। ये तरीकाकार होता है। और इसके बेनिफिट और ड्रॉबैक्स जो से हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स फॉर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, बिकॉज जो एस्पेक्ट एक यूज़र को अगर अच्छे लगे हैं एप्लीकेशन प्रोटोटाइप 1 के अंदर, तो उसी नेचर के एस्पेक्ट जो से हैं वो दूसरी एप्लीकेशन के अंदर भी उनको अच्छे लगेंगे। तो जो उसकी जो रेटिंग आएगी वो जो है वो एक जैसी आएगी, बिकॉज जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो वेरिएबिलिटी है ऑफ एवरी सिंगल यूज़र बेस्ड ऑन देयर पर्सनल प्रायोरिटीज़, वो जो है वो किसी एक एप्लीकेशन को इफेक्ट नहीं करेगी। बिकॉज प्रीवियसली एक यूज़र सिर्फ एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन को इवेलुएट करता था, अब एक यूज़र जो है दोनों एप्लीकेशन को कर रहा है इवेलुएट, तो इसका बेनिफिट होगा। कैन आस्क यूजर्स विच दे प्रेफर्ड, आप उससे ये पूछ सकते हैं बिकॉज उसने दोनों एप्लीकेशन का उसके पास एक्सपोजर है। जनरली नीड्स फ्यू टेस्ट यूजर्स इन टोटल, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया, बिकॉज आपको यहाँ पे आप एक यूजर से डबल काम ले रहे होते हैं तो आपको कम यूजर्स की जरूरत पड़ती है। ट्रांसफर ऑफ स्किल बिटवीन द सिस्टम्स, तो बेसिकली जो एक सेट ऑफ स्किल्स जो एक एप्लीकेशन के अंदर लगी वही जो है वो दूसरी में भी इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बारे में बात कर लेते हैं। जो आपने क्वांटिटेटिव डाटा जो है जो आपने कलेक्ट किया उसके अंदर आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दैट वेदर लाइक इज देयर अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बिटवीन statistical significant difference between system A and B, like for instance आपने जो डाटा कलेक्ट किया है एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से या यूजेबिलिटी के हवाले से, वो उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एप्लीकेशन ए और बी को लेकर कि यूजेबिलिटी या एक्सेप्टेबिलिटी जो सी है वो क्वाइट सिमिलर है। हाउ लार्ज इज द डिफरेंस, अगर उनके अंदर डिफरेंस है तो वो कितना मैसिव है। हाउ एक्यूरेट आर द रिजल्ट्स, कि जो रिजल्ट्स हैं उसकी जो है उसकी वेटेज उसको कितनी देनी चाहिए, उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है उस रिजल्ट्स की, उन कंक्लूजन को कितना आप उन रिजल्ट्स को आप कितना कंक्लूसिव मान सकते हैं। और ये यहाँ पे साइड पे वो ये भी बता रहा है कि किन मैकेनिज्म को आप इस्तेमाल करते हुए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए ये जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद विच स्टेटमेंट्स सच एज कि जी अगर आप ये मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास इस किस्म की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बेस पे आप इस तरह की कंक्लूजन जो है वो बता सकते हैं कि वी आर 95% सर्टन दैट द टाइम टू परफॉर्म टास्क एक्स इज 4.5 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड्स। और इसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि सिस्टम ए is faster than system B at the level of p value less than 0.2, जिसका मतलब ये है कि 20% चांस है that B is faster but still choose A since odds are 4:1। तो बेसिकली जो परसेंटेज है वो ये है कि ये जो आपने कहा कि ये फास्ट है इसके चांसेस ये हैं कि 20% चांसेस हैं कि B इज़ फास्टर। तो एंड पे आप उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और उसकी बेस पे आप जो है कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। सैम्पल साइज का बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंस है कि आपने कितने सब्जेक्ट्स का जो डाटा है वो कलेक्ट करना है। डिपेंड करता है ये ऑन डिज़ायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल कि आपने आपने आपके आप हाउ मच डाटा इज़ टू मच। ये देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ कि कितने यूज़र का डाटा जो सा है अगर आप कलेक्ट करके उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो उसके ऊपर उसकी जो आप जो कोरिलेशन फाइंड करेंगे या फिर उसका जो है वो सिग्निफिकेंस और डिफरेंस फाइंड करेंगे उसको आप कितना कॉन्फिडेंस लेवल देंगे, ये डिपेंड करता है आपके डाटा साइज की रिचनेस के ऊपर। और इसके हवाले से यहाँ पे एग्जांपल सॉर्ट ऑफ कोट कर रहा है
और ये यहाँ पे एक बेस्ड ऑन रिसर्च बता रहा है कि हाउ मच यूजर्स डेटा इज़ नेसेसरी टू हैव सर्टन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो और इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स के प्रॉज एंड कॉन्स बताएं विच आर प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इफ देयर विल बी एनी इशू विल बी डिस्कसिंग देम इन द क्यूए सेशन। एंड आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि ये चंद रेफरेंसेस हैं इस लेक्चर के लिए भी जो हमने फॉर्मल मेथड को देखा है, और इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने थिंक अलाउड मैकेनिज्म और उसके अलावा जो को डिस्कवरी को देखा था उसके भी रेफरेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ you'll be having any question, I would like to address them in the QA session. Thank you very much. Allah Hafiz.